हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हम आर एस अग्रवाल की बुक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और आप एक बार क्लास शुरू होने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जब तक क्लास शुरू हो आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए आपको, बाद में वीडियो जब खत्म हो जाएगी तब अगर पसंद आए तो लाइक जरूर किया करो, कमेंट करें। ठीक है, आपकी आज आर एस अग्रवाल की बुक शुरू होने जा रही है और आपने बिल्कुल ध्यान से एक एक बात को समझना है। ठीक है, समझाएंगे, रट्टा नहीं लगवाएंगे। और थंबनेल में आपको देख ही लिया होगा, यह नवीन अंक गणित की जो बुक है, जो थंबनेल पे है, ये आर एस अग्रवाल की सबसे ज्यादा क्वेश्चनों वाली बुक है। ठीक है, हम इसी बुक को कंप्लीट करेंगे, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। रेलवे में, एसएससी में और एचएससी में इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा, और आर एस अग्रवाल की, डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक है नवीन अंक गणित के नाम से। वो बुक हम शुरू करने जा रहे हैं, आपने ध्यान से समझना है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है दोस्तों, वीडियो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। आज हम बेसिक करवाएंगे और कल से हम क्या करेंगे, समों को हल करेंगे, सभी सवालों को हल करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है। जो मैंने टाइटल बनाए हैं दोस्तों, मैं बताऊंगा साथ के साथ आपको, जो जो आपको समझाऊंगा वो इस चैनल पर नहीं है। और जहां जो अब देखो, अलग अलग टॉपिक, मैथ का एक भी टॉपिक लेके चले ना, चाहे छोटे से छोटा, उस पे चाहे 2 से 3 से 4 से मिनिमम घंटे लग जाते हैं समझाने को, छोटे से छोटे टॉपिक पर। ठीक है, इसलिए मैंने जो जो चैनल पर वीडियो डाल रखी है, जितनी भी वीडियो हैं, मैं उन जो इससे रिलेटेड है, संख्या पद्धति से, और जो सिलेबस में है, साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक मिलेंगे नंबर वाइज। ठीक है, और लिंक के आगे जो भी मैं बताऊंगा टाइटल, कि ये लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इससे रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक खोल के आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं है। ठीक है ना, कोई बच्चा होशियार है तो कोई कमजोर भी है। तो और जो कमजोर बच्चों को मान के चलेंगे तो बेसिक कंसेप्ट इसका 3 से 4 दिन में कंप्लीट होगा। अगर 1.5 से 2 घंटे की क्लास लेंगे तब 3 से 4 दिन में। और जो होशियार बच्चा है वो बोर होने लग जाएगा इन चीजों से, तो हमने बोर किसी को करना नहीं है। जो जैसे जिस तरह से भी कमजोर है उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो वहां पे जाके उस पर चर्चा करेगा। जो नहीं है वो आपको समझाया जाएगा, क्योंकि 1-1 घंटे से नीचे कोई क्लास है नहीं, पौने घंटे से तो है ही है नहीं नीचे। ठीक है, कोई 55 मिनट की है, कोई कितने 1 घंटे की, कोई 1.25 घंटे की है। तो जो एवरेज निकाले 1 घंटे की मिनिमम है ड्यूरेशन एक वीडियो की। तो हम चलते हैं नंबर सिस्टम की ओर। नंबर सिस्टम में हम क्या क्या सीखेंगे? तो सबसे पहले हमने अंकों के बारे में जाना है। हम स्कूल में गए थे, गिनतियां सीखी थी, और गिनतियां कहां से शुरू की थी हमने?
1 से, ठीक है। लेकिन गिनतियों को लिखने के लिए हमने 10 भी जब 10 लिखा था, जब हमारे पहली कक्षा में हमने एडमिशन लिया था, अपने सभी के गुरुओं ने ये बताया था कि ये 10 होता है, और ये 10 2 अंकों से बना था, 0 और 1। और जो जितनी भी हमारी संख्याएं हैं वो हमारे 10 अंकों से बनी है। वो 10 अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम जिन भी मैथ में यानी कि गणित में जब हम जिन भी संख्याओं के साथ खेलते हैं वो इन अंकों से बनी होती है। किन अंकों से बनी है? इन अंकों से बनी होती है। और इन अंकों से जितनी भी संख्याएं बनी हैं वो गुणों और आधार के उनके गुणों के आधार पर बांटी गई है, ठीक है। जो ये अंक है हमारे 10, कितने अंक हैं ये? इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। टोटल संख्या दोस्तों हमारी इन अंकों की 10 होती है, और इन्हीं 10 अंकों के आधार पर हमने अनगिनती संख्या बना चुके हैं। हम कितनी भी संख्या हम लिख सकते हैं इन्हीं अंकों को। और अब देखो, हम मान के चलते इनको क्यों लिया? इनको इसलिए लिया, अगर अब जैसे इन अंकों का निर्माण हुआ वैसे ही हमारे परिवार का भी निर्माण हुआ है, ठीक है। मान लिया किसी का पिताजी, अब परिवारों की संख्या, कोई आदमी है, ठीक है, उसका बेटा हुआ, ठीक है, और इस आदमी के 2 बच्चे हो गए, 2 लड़के, इसके आगे 2 इसके हो गए, फिर 2 इसके हो गए, तो हुआ तो इस आदमी से। तो ऐसे ही इसमें ये क्या है? ये 10 आदमी हैं, और इनसे ही हमारे संख्याओं का निर्माण हुआ, ऐसे मानकर हम चलते हैं, ठीक है। और फिर आगे इनको 2-2 हो गए, किसी को 3 हुए, किसी को 1 हुआ, किसी को 4 हुआ, तो ऐसे ही हम संख्याओं को मानकर चलते हैं, ऐसे निर्माण हुआ। लेकिन एक बात है, हम अपनी जो ये संख्याएं हैं, अनगिनत संख्याएं, अगर हम इनके प्रत्येक चिन्ह को अलग, मान लिया 0 को हमने ये चिन्ह दे दिया कि ऐसे गोल बना दिया, इसको हम 0 0 बोलेंगे, और 1 को हमने ऐसे कि ये खींच दिया तो ये 1 हो गया, ये चिन्ह ही तो है। 2 को हमने ऐसे खींच दिया, ये 2 हो गया, ठीक है, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, ऐसे ये 10 चिन्ह बनाए हैं 9 तक, 0 से लेके 9 तक। सपोज करो कि अगर हम इन चिन्हों को, प्रत्येक चिन्ह को अलग अलग बनाते हैं, क्या हम गिनती को सीख पाते हैं? क्या हम अनगिनत गिनतियों पूरी, जहां तक वो गिनतियां होंगी अनगिनत तक, क्या हम उनके चिन्हों को याद कर पाते हैं? नहीं। तो इसलिए हमने, बनाने वाले ने क्या किया, इन दार्शनिक प्रणाली में, डेसिमल सिस्टम में हमने इनको रखा और इनसे ही संख्याओं का निर्माण किया, क्रम बनाते गए, ठीक है। ये तो हमारा है अंकों की बारे में कुछ जानना था। उसके बाद आते हम नंबर सिस्टम में। इस संख्या पद्धति को हमने 2 भागों में बांटा है। संख्या पद्धति को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। एक है दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं, इसको इंग्लिश में डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, और ये है रोमन संख्या पद्धति। ये भी दार्शनिक संख्या पद्धति लगा लो, दार्शनिक प्रणाली लगा लो, ये भी रोमन संख्या पद्धति लगा लो या प्रणाली, ठीक है। दार्शनिक प्रणाली इसको क्यों बोलते हैं? यही हम मैथ में जिसके साथ खेलते वो यही है। अभी मैंने अंकों के बारे में बताया था, वो 10 अंक है ना, इसी से है। और इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें हमारे दार्शनिक 10 अंकों के कारण 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये कितने अंक हो गए? 10। टोटल कितने? 10। तो इन 10 अंकों के कारण हम इसको क्या बोलते हैं? दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं। उसके बाद इसकी हमने अभी कोई चर्चा नहीं करनी है, आगे हम चर्चा करेंगे जब इसका मैटर आएगा। तो अभी हम इसके बारे में, जो हम पढ़ रहे हैं वो इसके बारे में। अब इसके 2 भाग हो गए, एक भाग ये लगा लो, एक ये। इसका फर्स्ट भाग को 2 तरह से
इसमें गिनती की जाती है। दो तरह से इसको जाना जाता है, किसको, दशमिक प्रणाली को, डेसिमल सिस्टम को। फर्स्ट है भारतीय गणना प्रणाली, सेकंड है इसका, सेकंड इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, फिर उसके बाद सन, तो उसमें कौन सी है ये, भारतीय गणना प्रणाली में। ये कैसी गणना की जाती है, किसमें की जाती है, भारतीय गणना प्रणाली में। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में कैसे की जाती है, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहां तक तो भारतीय गणना प्रणाली ही हमारी चलती है। यहां तक अंतरराष्ट्रीय में, यहां तक हमारी भारतीय गणना प्रणाली ही चलती है। उसके बाद दोस्तों हमारी चल पड़ती है यही अंतरराष्ट्रीय। 10,000 के बाद हम तो बोलते हैं भारतीय गणना प्रणाली में 1 लाख, और इसमें अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में क्या आता है, इसमें आता है 100,000। क्या आता है, 100,000। क्या आता है, 100,000। 100,000 के बाद इसमें आता है मिलियन, फिर उसके बाद 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। ऐसे हम इन संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में जानते हैं। ठीक है, ये आपका अंतरराष्ट्रीय। उसके बाद आती है हम इनको अंकों और शब्दों में किस तरह लिखें, इनको अंकों और शब्दों में किस तरह लिखें। बहुत से बच्चों को आता ही है लगभग, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है मेरे को कि सभी बच्चों को आता है। वैसे भी आप अगर बेसिक इन दोनों को, अगर आप बेसिक समझना चाहते हो, बिल्कुल जीरो से समझना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियो के लिंक दे दूंगा। 2 मिले या 1 में ही, मैंने पक्का याद नहीं है, लेकिन थोड़ी वीडियो पुरानी सी है। ठीक है, तो उनके लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप शब्दों में और अंकों में कैसे लिखना है आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद आता है, यहां तक अपना सिलेबस हो गया कंप्लीट, संख्या को अंकों और शब्दों में लिखना। क्योंकि संख्या को जिसने अंकों और शब्दों में नहीं आता वो वीडियो को देखना, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, संख्या को अंकों और शब्दों में लिखने की। ठीक है, कैसे लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय में और भारतीय गणना प्रणाली में। उसके बाद आता है जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान व स्थानीय मान, किसी भी अंक का जातीय मान और स्थानीय मान। देखो, हम जातीय मान और स्थानीय मान को कैसे जाने दोस्तों, जातीय मान और स्थानीय मान। अब देखो, कोई भी बंदा जहां पर जो भी हो, अब कोई भी कहीं भी देख रहा हो, अब जो भी वीडियो जिस टाइम भी देख रहा हो, जहां भी हो, अगर वो यहां, मान लिया वो अपने घर पर वीडियो देख रहा है, अब मैं अपने गांव की लगाऊं तो मैं सिंघाना में हूं। ठीक है, अगर मैं पानीपत जाऊं, पानीपत चला गया तो मेरा स्थान चेंज हो गया ना, लेकिन गया कौन, मैं ही गया ना। गया कौन, सोनू ही गया। ठीक है, कोई सुनील है, सिंघाना का है, वो गया पानीपत गया, स्थान चेंज हुआ ना, लेकिन गया कौन, सुनील ही गया। सुनील ही गया, सुनील का नाम, सुनील की कास्ट तो नहीं चेंज हुई, सुनील तो नहीं चेंज हुआ। ये तो है नहीं कि गया सुनील और वहां पे पानीपत जाके सोनू बन गया, नहीं ना। तो हमारा क्या है, जो हमारा नाम है ना, मान लिया अब सुनील है, सुनील हमारी कास्ट है जिससे हम जानते हैं, और इसको बोलते हैं जातीय मान।
सुनील क्या है, जातीय मान है, उसका नाम क्या है, जातीय मान है। और उसके बाद जो स्थान चेंज हुआ, स्थान, अब इसको तो पानीपती बोल देंगे, ये तो है नहीं कि सिंघाना ही बोल देंगे इसको भी, नहीं, हमारा स्थान चेंज हो जाता है अलग अलग जाने पर, लेकिन जातीय मान चेंज नहीं होता, जातीय मान हमारा वही रहता है। अब मैं ये बात बोलूं, ये 3 है, कोई भी संख्या लिख दी मैंने, 2434 मैंने ये संख्या लिखी, इसमें मैंने बोला 3 का पहले स्थानीय मान बताओ, 3 का स्थानीय मान, मैंने बोला था स्थान चेंज हो सकता है, स्थान चेंज हो सकता है, लेकिन किसमें, हमने भारतीय गणना प्रणाली में बताने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। और अब स्थान इनकी कैसे, संख्याओं में हम इनसे पता लगता है कि इसका क्या स्थान है, ये स्थानों के नाम है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, ये हमारे क्या है, उसके स्थानों के मान है, किसके, अंकों के स्थानों के मान। अब मैं 3 की बताऊंगा, 3 का क्या है, ये दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, उम्मीद करता हूं आपको ये भी पता होगा, नहीं पता तो आप वीडियो को देखना, जो मैंने बोला अभी अभी, तो उसमें सभी कुछ मैंने बताया हुआ है, 3 गुणा में 10 तो 30, तो इसकी 3 की वैल्यू कितनी है, दहाई की है, इसका मतलब इसका मान कितना हो गया, स्थान पर, दहाई के स्थान पर आके कितना मान हुआ, 30 हो गया। अब इसमें मैं बोलूं 4 का, 4 तो इकाई के स्थान पर है, इकाई मैंने 1, तो 4 गुणा में 1, तो इसका मान कितना है, 4 ही है, इसका मान कितना है, 4 ही है। और अगर मैं इस 4 की बात करूं, मैं इस 4 की बात करूं, तो ये 4 तो ये भी है और ये भी है, लेकिन इसका क्या है, स्थान हमारा चेंज हो चुका है, 4 का यहां पर इकाई के स्थान पर भी है और यहां पर सैकड़े के स्थान पर भी है, तो 4 गुणा में 100, तो हमारा ये 400 को दर्शा रहा है, ये 4 हमें 400 को बता रहा है कि मैं 100 के स्थान पर है, मेरी वैल्यू कितनी है अब, 400 है, मेरी वैल्यू कितनी है अब, 400 है। और इस 4 की वैल्यू, ये 4 ये बता रहा है मेरी वैल्यू सिर्फ 4 ही है, ठीक है। अब मैं ये बताऊं, मैं बार बार बोल रहा हूं इस 4 की, इस 4 की, लेकिन क्या रहा बार बार, 4 4 कि इस 4, ये 4 बोला तो 4 ही जा रहा है, लेकिन वैल्यू कितनी है इसकी, 100 से वैल्यू बन रही है, इसकी इकाई 1 से वैल्यू बन रही है, तो इसका मतलब क्या, हम इसको भी 4 बोल रहे हैं, इसको भी 4 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अंक कौन सा है, 4 ही है, अंक तो 4 ही है। तो कहने का मतलब हमारा क्या है, जातीय मान हमारा सेम रहता है, कोई से भी स्थान पे चल जाओ, जातीय मान हमारा क्या रहता है, सेम रहता है, जातीय मान हमारा सेम रहता है, लेकिन स्थानीय मान हमारा अलग अलग होता है, प्रत्येक स्थान पर अलग अलग स्थानीय मान हो जाता है। इकाई के, एक पॉइंट है, नोट में बेशक लिख लो, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर जातीय मान और स्थानीय मान सेम रहता है। अब मैं इसका ही जातीय मान पूछ लूं और इसका ही स्थानीय मान पूछ लूं, तो हम क्या कहेंगे, 4 ही इसका स्थानीय मान है और 4 ही इसका जातीय मान है, ठीक है। इकाई के स्थान पर, नोट में लिख लीजिए, इकाई के स्थान पर जातीय मान और स्थानीय मान सेम रहता है। और उसके बाद आते हैं हमारी, मैंने बोला था रोमन संख्या पद्धति, जो नंबर सिस्टम को बांटा था ना 2 भागों में, एक में तो दार्शनिक प्रणाली आ गई थी, डेसिमल सिस्टम, और एक में क्या आया था, एक में आया था रोमन संख्या पद्धति। ये रोमन संख्या पद्धति की मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप रोमन संख्याओं को लिखना सीख जाओगे बिल्कुल बारीकी से, ठीक है। उसके बाद विभाजकता की जांच, टॉपिक आता है नंबर सिस्टम में, विभाजकता की जांच। विभाजकता की जांच का मतलब क्या है, टॉपिक का नाम हो गया विभाजकता की जांच। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, कोई भी क्वेश्चन आ गया और उसकी जांच करनी, क्या यह है, अब मैं 243 लिख दूं, क्या यह है 3 पर भाग होगी या नहीं होगी, 2 पर भाग होगी या नहीं होगी, और टाइम हमारे पास होता है कम, 1 मिनट से भी कम ही होता है, तो उसमें कैसे पता लगाएं। ऐसे जानने के लिए हम विभाजकता की जांच वाले नियमों को हम पढ़ते हैं
उनको समझते हैं, और जब वो समझ में आ गए तो हम कम समय में पता लगा सकते हैं कि ये किससे भाग होगा, किससे नहीं होगा। तो हम अगर मैं इसकी बात करूं कि 2 से भाग हो सकती है या नहीं हो सकती, 243 हमारी 2 से भाग होगी या नहीं होगी, तो हम कैसे पता लगाएं? अगर हमें पता है कि 2 से भाग कौन सी संख्या होती है, जिसका इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या हमारा क्या होगी, 2 से भाग होगी। वह संख्या हमारी कौन सी 2 से भाग होगी। तो इकाइकांक कौन सा होता है, फर्स्ट वाला हमारा, जो दाईं तरफ से बाईं की तरफ आएंगे तो हमारा जो फर्स्ट अंक होगा वो हमारा इकाई अंक माना जाता है। ठीक है, तो इस इकाई अंक को देखना है अगर हमने 2 से भाग करने वाली संख्या को ढूंढना है। तो इकाई अंक को देखना, इसमें है 3, लेकिन हमारे नियम में ये बता रहा है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या हम क्या करें, वो संख्या क्या होगी, 2 से भाग होगी। लेकिन इसका इकाई अंक तो क्या है, 3 है। इसका इकाई अंक 3 है, तो इसका मतलब ये 2 से भाग नहीं होगी। अगर मैं इसी की 3 से बात करूं तो 3 से कैसे ढूंढोगे, 3 वाला फार्मूला ये बताता है जिस भी संख्या के अंकों का योग, इसके अंक कितने हैं, 3, एक 2 है, एक 4 है, एक 3 है, इनके अंकों का योग 2 + 4 + 3, 2 + 4 + 3 यही अंक है ना इसके, इनको जोड़ दो, 4 3 7 और 2 9 आ गया। तो क्या 9 3 से भाग हो रहा है, क्या 9 3 से भाग हो रहा है, क्या 9 3 से भाग हो रहा है, हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारी 3 से भाग होगी। तो ऐसे हम जानने के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, विभाजकता की जांच। ये सारी वीडियो थोड़ी ही पहले की रिकॉर्ड की हुई है। ठीक है, तो विभाजकता की जांच का मैं पूरी डिटेल वाली जो बारीकी से समझाया हुआ है, जिसको नहीं पता इन फॉर्मूलों का, नहीं लिखे हुए हैं आपकी कॉपी में, और जो मैं ये फॉर्मूले लिखवाऊंगा आपको, ये आप अलग से कॉपी बनाइए। ठीक है, आपको बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे ये, आपको बहुत सवाल निकालते वक्त यूज में आएंगे आपके। ठीक है, तो आप इसकी अलग से कॉपी बनाइए, सिर्फ फॉर्मूलों की, साफ की तो बनेगी। ठीक है, लेकिन फॉर्मूलों की भी एक अलग से कॉपी की, तुरंत जाएं और उसको समझें, फॉर्मूलों को ऐसी कॉपी बना लीजिए। कहीं भी अगर आपको अड़चन आई सवाल निकालते वक्त, तुरंत बुक उठाइए, वो नोटबुक उठाइए अपनी, और वहां पर आप उसको देखिए। तो इसकी स्पेशल एक क्लास है मेरी, मैंने दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख लियो। सिर्फ इतना ही मैंने इसकी विभाजकता की जांच के बारे में, क्योंकि इसका अलग से देखो, किसी को पता है, किसी बच्चे को इसका पता है, और वो मैं समझाऊंगा पूरी डिटेल में। ये 1.5-2 घंटे की क्लास है विभाजकता की जांच, तो वो 1-1.5 घंटा कैसे रुकेगा इस वीडियो पर, नहीं रुकेगा ना, वो बोर हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैंने यही देखा ना कि बच्चा बोर ना हो, हमारा स्टूडेंट बोर ना हो, और अच्छे से उसकी तैयारी हो MS सक्सेस पॉइंट पर। अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उसके बाद आता है संख्याओं का वर्गीकरण, पढ़ेंगे हम संख्याओं का वर्गीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का नाम है। अब हम संख्याओं के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी संख्या कैसे बनी, किसको क्यों बोलते हैं। आपने ये तो पता है कि ऐसी संख्या को ये बोलते हैं, बहुत से बच्चों को जो होशियार भी हैं उनको भी ये तो पता होगा कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक की सभी संख्याएं धनात्मक हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन क्यों होती है ये नहीं पता, कहां से आई ये नहीं पता। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो दार्शनिक गणना प्रणाली या दार्शनिक संख्या पद्धति में, डेसिमल नंबर में मैंने बोला था कि 10 अंक होते हैं। 10 अंकों के कारण इसको दार्शनिक प्रणाली में रखा गया है और उसका नाम दार्शनिक प्रणाली दिया गया है। लेकिन उसके गुण अलग अलग है दोस्तों। हमारी अनेक प्रकार की संख्याएं बनी हैं,
अब 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन अंकों से 0 से शुरू की 9 तक, 9 पे खत्म नहीं है, ये तो हमारे 10 वो अंक है जिनसे हमारी सभी संख्याओं का निर्माण हुआ। लेकिन इन अंकों का निर्माण होने के बाद इनको अलग अलग गुणों के आधार पर रखा भी गया है। इनके गुणों को पढ़ेंगे हम बारीकी से कि इनके गुण क्या क्या हैं और कैसे इनको रखा गया है, बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब हम बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे इनको। सबसे पहले उनके गुणों के आधार पर बांटा गया है और कैसे बांटा गया हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है हमारी आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? हमने लिख दिया कि 1 से लेकर, ये इसकी परिभाषा है, अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे ये सारी धनात्मक होती है दोस्तों, क्या होती है? धनात्मक, डैश 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 अनंत तक की, इंफिनिटी तक की। ठीक है, ये हमारी क्या है? सारी प्राकृत संख्या है। थोड़ा पानी पी लो दोस्तों, ठीक है, गला सूख गया, गला बिल्कुल सूख गया था दोस्तों। तो हमारी प्राकृतिक संख्या, उसके बाद आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या होती है। यहां पर सिर्फ 0 आ जाएगा और यहां पे जैसे में 0 लिखना सिर्फ आगे, वो पूर्ण संख्या की परिभाषा होती है। लेकिन दोस्तों मैं अलग अलग परिभाषा लिखने की बजाय मैं साथ के साथ बताऊंगा, पहले इनको समझेंगे हम। ठीक है, परिभाषा से पहले समझेंगे इनको, कैसे कैसे कौन सी संख्या बनी है। ठीक है, अब इनको समझेंगे संख्या रेखा के आधार पर। जितनी भी हमारी संख्या है उसे हम इस रेखा पर समझेंगे कि रेखा कौन सी है। ठीक है, और कैसे कैसे संख्याओं का निर्माण होता है, हम इसके बारे में हम समझेंगे। एक मूल पॉइंट होता है दोस्तों इस संख्या रेखा पर, और उसको हम 0 यानी कि शून्य, जहां पर हमें फिक्र नहीं होती। ठीक है, हम यहां पर आके एक किस्म से हमने फिक्र नहीं होती, ना हमने लेने की फिक्र होती और ना हमने देने की फिक्र होती कि किसी को देना है। ये हमारा मूल पॉइंट है। यहां पर जो बंदा है उसको ना तो किसी से लेना होता है और ना किसी को देना होता है, यानी कि शून्य का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, वो बेचिंत है, ना तो उसने किसी से लेना है और ना किसी से देना है, और ना उसके पास कुछ है, ना उसके पास कुछ है, खाली है वो, ना किसी से लेना है ना देना है और ना उसके पास खुद के पास कुछ है, तो उसको बोलते हैं हम शून्य। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? शून्य बोलते हैं। उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बात और दोस्तों, सॉरी उसके लिए, इस 0 के लिखने के बाद हमें जो इसका दायां तरफ है, राइट साइड को, ये दायां पक्ष होता है 0 के इस तरफ पॉजिटिव वाला, और इधर हम बायां बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा बायां होता है और ये हमारा दायां होता है। 0 के ठीक हम दाएं की तरफ चलेंगे तो हम
धनात्मक संख्याओं की ओर चलेंगे। ठीक है, जीरो के ठीक दाएं, अगर धनात्मक की आपने परिभाषा लिखनी है तो आप लिख सकते हो कि धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, जीरो के ठीक दाएं तरफ की संख्या रेखा पर लिखी हुई संख्याएं हमारी क्या होती हैं, धनात्मक संख्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम जीरो के ठीक बाईं तरफ चलते हैं, जीरो के अगर ठीक हम बाईं तरफ चलते हैं तो ये हमारी ऋणात्मक संख्या होती है। अगर आप ऋणात्मक संख्या की परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, जीरो के संख्या रेखा पर जीरो के ठीक बाएं लिखी हुई सभी अनंत तक की संख्याएं हमारी क्या होती हैं, हमारी क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्या होती हैं। और दोस्तों देखो, ये एरो का निशान और ये एरो का निशान, इस संख्या रेखा पर हर चीज का मतलब है, जो भी कुछ लिखा है, जो भी कुछ दर्शाया गया है, उसका हर चीज का मतलब है। ठीक है, ये इस एरो का मतलब और इधर भी एरो का मतलब शुरू या भी बिल्कुल सेंटर से हुई है। ये अनंत तक जाएगी तो ये भी अनंत तक जा सकती है। ठीक है, इसका भी कहीं भी अनंत नहीं है, इसका भी कहीं भी अनंत नहीं है। ठीक है, इस एरो का मतलब है ये। ठीक है, कि दोनों तरफ ये बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जब हमारी अनंत तक की संख्याएं होती हैं तो अनंत तक ये जा सकती है। इस एरो का दोनों साइड अनंत तक की हमारी पॉजिटिव संख्या होती है और अनंत तक की हमारी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद आती है धनात्मक संख्याएं होगी, और परिभाषा भी आपने साथ के साथ लिख ली होगी, और ना एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद दोबारा वीडियो को चालू करें और उस परिभाषा लिख लेना उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन मैं बोल जरूर दूंगा, लेकिन आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद लिखिए कॉपी में। उसके बाद हमारी ये मूल पॉइंट हो गया, जहां पर मैंने अभी भी बोला था कि ये वो मूल पॉइंट है, ये शून्य वो चीज है जब हमने ना तो, लेकिन इस गणित में इस जीरो का बहुत मान, ये इन अंकों का मान तभी चेंज होता है जब ये जाता है इनके पास। ठीक है, ये दाईं तरफ लगता है, बाईं तरफ नहीं, दाईं तरफ। ठीक है, तब ये मान चेंज होता है। हालांकि दशमलव के बाद ये अंक के बाईं भी लग जाता है। ठीक है, उस बात को अलग मैटर में लेके चलेंगे, लेकिन अब के लिए ठीक है, क्योंकि 10 बना जब एक के हमने दाईं तरफ क्या लिखा, शून्य लिखा, तो जब 10 बना है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे मेरी बात में क्या कहना चाहता हूं। उसके बाद हमारा क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक की आपने परिभाषा लिख ली, समझ लिया। उसके बाद धनात्मक ऋणात्मक में सिर्फ इतनी ही बात समझनी थी आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने प्राकृतिक संख्या की परिभाषा लिखवाई थी। प्राकृतिक संख्या में क्या है, वो जीरो से तो वहां पर एक कोई किसी भी एक आदमी को मान के चलो कि वो आदमी यहां पे खड़ा है। ठीक है, कोई भी आदमी है, ठीक है, वो यहां पे खड़ा है, कोई आदमी यहां पे खड़ा है, इस आदमी जीरो पे खड़ा है, ये इस पॉइंट पे खड़ा है, और अब अपने आप को मान के चलना तुम्हें। ठीक है, सभी ने अपने आप को ही मान के चलना है। अब इन संख्याओं को जानने के लिए यहां पे खड़ा होना जरूरी है कि अब ये आदमी वो है जिसने ना तो किसी को देना है और ना किसी से लेना है। ना तो किसी को देना है, कर्ज में है ये, और ना उसके पास कुछ है और ना इसने किसी का देना है। ठीक है, इसका मतलब इसने देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है, और ना इसके पास कुछ भी है, खाली है, कंगाल बोलते हैं इसको। उसके बाद इसने जब ये जीरो से चला और पहला पॉइंट इसने एक मिला, यहां पे आने के बाद इसका मतलब अगर हम प्रत्येक को एक एक रुपए का अंतर माने, एक एक का अंतर है ना ये, कि ये क्या है 2, और 1 और 2 के बीच में अंतर कितना, 1, 0 और 1 के बीच में अंतर 1, 3 और 4 के बीच में अंतर 1, 2 और 3 के बीच में अंतर 1, तो 1 का अंतर मान के चलते हैं। ठीक है, और ये रुपए मान के चलते हैं। अंतर तो है ही 1 का, लेकिन हम रुपयों में मान के चलते कि 1 रुपए का अंतर है।
उसके बाद अगर ये बंदा यहां पे आता है तो इसका मतलब क्या है, जब ये बंदा यहां पे आ गया तो इसका मतलब उसके पास 1 रुपया है। उसके पास क्या है, 1 रुपया है। हमने मुद्रा इसलिए ली ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, संख्याओं को तुम जल्दी समझ लो। जब वो यहां पे आए इसका मतलब उसके पास 1 रुपया है। उसके पास कितना है, 1 रुपया है। अगर वो यहां पे आ गया तो उसके पास खुद के 2 रुपये हो गए, खुद के उसके पास 2 रुपये धन आ गया। अगर वो यहां पे आया तो उसके पास 3 रुपये हो गए। तो ऐसे वो अनंत तक, जब तक जितना वो कमाता रहेगा पैसा उसके पास वो वहां तक जाता रहेगा। तो अगर हम 1 से माने कि वो तो धन से जब उसके पास धन आया वो अपनी वैल्यू तब मानने लग गया कि अब मेरी वैल्यू हुई जब वो 1 पे गया, जब उसके पास धन आया। और अब जब वो 1 को मान के चलता है, जब वो 1 को अपना पहली मंजिल मानकर चलता है, जब वो पहली मंजिल मानकर चलता है और अनंत तक जाता है, इसको बोलते हैं हम प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। परिभाषा मैंने लिखवा दी आपको, समझ आपको अब आ गया होगा। उसके बाद अगर वो अपने आप को उसको समझ में आया कि देखो मैंने उस टाइम को भी याद करना चाहिए जब मेरे पास कुछ नहीं था, ठीक है, उस घड़ी को, उस पल को भी हमने याद करना चाहिए जब मेरे पास कुछ नहीं था। तो उसने 0 को माना और वो अनंत तक गया, 0 को माना और अनंत तक बढ़ा। तो इस संख्या को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। इन संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, पूर्ण संख्या। उम्मीद करता हूं आपको ये बात याद आ गई होगी। जब ये लड़का जहां जिस भी पोजीशन पर जाएगा तो वो उसकी वैल्यू उतनी हो जाएगी, ठीक है, उसके पास धन उतना हो जाएगा। अगर वो 7 पे गया तो उसके पास 7 रुपये है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा, और 0 के ठीक ये दाएं लिखी रकम हमारी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, ये धनात्मक होती है। और इधर लिखी रकम संख्याएं हमारी क्या होती हैं, ऋणात्मक होती है। इसकी मैंने परिभाषा आपको लिखवा दी है। 0 के ठीक बाईं तरफ की हमारी क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। उम्मीद करता हूं आपको प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं का पता लग गया होगा। उसके बाद हम देखो, ये लड़का अब इसने क्या किया, इसके पास मान लिया वो यहां पे 5 रुपए थे, 5 रुपए यहां तक आया वो, ये 0 वाला जो 0 पे खड़ा बंदा यहां पर आया, उसके पास 5 रुपए थे तो उसकी वैल्यू ये थी। उसने 5 रुपए का, ये भूखा था, इसने खाना लिया, ये कुछ 5 रुपए की चीज ली और खाई। खाने के तुरंत, यानी कि जब उसने दुकानदार को दे दी, चाहे उसने चीज दी हो उसको या नहीं दी हो, ले ली हो, चीज ली हो, उससे हमें कोई मैटर नहीं है। जब इसने दुकानदार को वो 5 रुपए दिए, ऐसे छूटते इसके हाथ में से उसकी वैल्यू यहीं पे आ गई, यहां पे आ गई, क्योंकि उसके पास अब कुछ है ही नहीं। अब उसने क्या किया, इस अपने खुद को मानो, उसने अब वो बाजार में गया हुआ है, अपने दोस्त के साथ बाजार में गया हुआ है। उसने अपने उसके दोस्त से, चलो इससे पहले एक और मैटर समझ लो। अगर उसके पास मान लिया 8 रुपए थे, 8 रुपए थे और उसने 5 रुपए की चीज ली, ये 5 वाला मैटर अलग समझ लो, अब 8 रुपए वाला समझो। अगर उसके पास 8 रुपए थे और उसने 5 रुपए की चीज ली, दुकानदार को 5 रुपए दी, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसमें से 5 रुपए इधर घटाना, ऋणात्मक संख्याएं अगले को देना। हम बाईं तरफ चलते हैं, दाएं से बाईं तरफ, 1 2 3 4 5, यहां पे आके उसकी वैल्यू होगी। तो अब वो वैल्यू पे यहां पे क्या है, 3 पे है कि उसके पास 3 रुपए, कितने पे है, 3 रुपए है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3 रुपए। जब वो यहां पे आ गया, पहले कहा था 8 रुपए पे कि उसके पास 8 रुपए थे, अब वो यहां पे आ गया। उसके बाद
अब हम किसको पढ़ रहे हैं? ऋणात्मक संख्याओं को देख रहे हैं कि ये कैसे बनी। धनात्मक का आपको पता लग गया है, ठीक है। धनात्मक का मतलब क्या है? धन, जिसके पास जितना धन है वो सारी धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन ऋणात्मक को जान रहे हो? ऋणात्मक का, ऋण का मतलब क्या है? जब सभी बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको ऋण का भी पता होगा। पहले अपने माँ बापों से भी कुछ न कुछ तो सुना होगा ना तुमने कि ऋण का मतलब क्या होता है। ऋण का मतलब होता है कर्जा। ऋण का मतलब क्या होता है? कर्जा। तो इस ऋण को, ऋणात्मक संख्याओं की ऋणात्मक संख्या एक कर्जदार संख्या कैसे बनी, हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो उस बंदे की पोजीशन आ गई, ये 3 पे आ गया वो। जब वो 3 पे आया, 3 पे आने के बाद वो जा तो रहा बाजार में ही है। जब 8 रुपए थे, 5 रुपए की उसने चीज ले ली, खा ली। उसके बाद खाने के बाद उसके पास 3 रुपए बच गए, तो उसकी वैल्यू ये होगी। अब फिर उसने कुछ चीज देखी और चीज देखने के बाद वो चीज 5 रुपए की थी। चीज कितने की थी? वो 5 रुपए की। लेकिन अब उसकी पोजीशन कितनी? 3 रुपए। उसके पास तो 3 ही रुपए, उसके पास धन कितना है? 3 रुपए। लेकिन चीज उसने लेनी जरूरी वो 5 रुपए वाली। तो वो क्या करेगा? उसके दोस्त से 2 रुपए उधारे लेगा, ऋण लेगा। ऋण मैंने कर्ज, कि तू घर चल, मैं तेरे को 2 रुपए घर से दे दूंगा अपने पापा से लेके, लेकिन अब मेरे को तू 2 रुपए दे दे, ठीक है। तो उसने अपने दोस्त से जब 2 रुपए ले लिए, जब उसके दोस्त ने उसके हाथ में 2 रुपए दिए, तो वो कहां आ गया? अब कहां आ गया? यहां। क्योंकि जब वो 3 रुपए थे, 2 रुपए उसने अपने दोस्त से लिए, और लेने के बाद भी देखो, दोस्त से ले लिए तो उसकी वैल्यू यहां पर 5 पे आ गई, और उसने तुरंत उस दुकानदार को दिया, तो वो कहां पे आ गया? यहां पे। कहां पे आ गया? यहां पर। क्यों? क्योंकि अब उसने 2 रुपए उधारे लिए थे, वो देने हैं, ये कर्जे में हैं। और वो जाते ही उसके चिपट गया अपने दोस्त से कि तूने मेरे से 2 रुपए लिए थे, वो 2 रुपए दे दे, तुम्हें 2 रुपए दे दे मेरे। तो उसने वो 2 रुपए अपने पापा से ले लिए और उसको दे दिए। तो उसकी पोजीशन कहां आ गई? यहां पर आ गई। उसकी पोजीशन यहां पर आ गई कि अब उसके पास कोई भी, ना तो किसी का देना है और ना किसी से लेना है, और ना उसके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा जीरो की वैल्यू कैसे हम दर्शाते हैं, क्यों दर्शाते हैं, जीरो की भी पता लग गया होगा। और ये ऋणात्मक संख्याएं कैसे बनी? ये ऋण से बनी है। जितना कर्ज होगा और उतनी ही हमारी ये वैल्यू होती है। ऐसे ही हमारी जितना धन भी हो सकता है अनगिनत, और अनगिनत कर्जा भी चढ़ सकता है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हमारी अनगिनत संख्याएं बनी है और अनगिनत हमारे धन बना है। ये अनगिनत ऋणात्मक संख्या और अनगिनत धनात्मक संख्याएं बनी है, ठीक है। अब हम ऋणात्मक संख्याओं का तो पता लग गया हमें कि कैसे बनी। अब हमें संख्याओं के बारे में जानना कि ये संख्या आखिर किसको क्या बोलते हैं। संख्या अभी तो हमने पूर्ण संख्या के बारे में सीखा है, मैथ की तो यही परिभाषा, मैथ में तो सिर्फ मैंने तो रूपी मानकर सिखा दिया आपको, लेकिन मैथ की परिभाषा क्या है? हमें पूर्ण संख्या बताया हमें, और प्राकृतिक संख्या, 2 ही संख्याएं बताई, ऋणात्मक धनात्मक बताया, ठीक है। मैथ में तो मैंने यही बताया है। उसके बाद अब हम इसको करते हैं साफ। और इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, पूर्ण संख्या को। और ये है पूर्ण संख्या। अब देखो, मैंने बता दिया कि ये प्राकृतिक संख्या होती है, ये पूर्ण संख्या होती है, लेकिन इनकी क्या कुछ ऐसा किसी को नहीं बोलते जिसमें ये भी सम्मिलित हो और ये भी सम्मिलित हो? ऐसा कोई परिवार ही नहीं है इनका, ऐसा कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा कोई मेल जोल है नहीं जो इनसे आपस में इनको इकट्ठा करके एक परिवार बनाए है, और उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। इन
धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को, इन सारी संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्णांक। ये एक ऐसे परिवार का नाम है जिसमें धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। ये एक परिवार का नाम है। लेकिन इस परिवार में क्या है, पूर्ण आदमी है। इसका मानना यह है कि मेरे परिवार में वही आदमी रहेगा जो एक पूर्ण होगा, पूर्ण का मतलब क्या है कि पूरे अंक, अगर हम मैथ की परिभाषा में पढ़ें तो पूर्णांक किसे कहते हैं कि पूरे अंक को ही पूर्णांक कहते हैं। अब पूरा अंक कैसे होगा, किसको बोलते हैं पूर्णांक, पूरा अंक किसको बोलते हैं, वो पॉइंटों में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 1.5 लिख दिया तो ये पूरा अंक नहीं है, या तो इसमें आधा अंक जोड़ के 0.5 जोड़ के 2 बनाओ इसको, और या एक ही रहने दो, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जब परिवार मान के चलते हैं, मान लिया इनका एक नियम है, आप इसको परिवार माने, मान लिया ये आदमियों की संख्या है, इस परिवार के आदमियों की संख्या है। वो जंगल में होता था, अगर किसी का अंग कट जाए और तो उसको वो मार देते थे। ठीक है, एक कहानी है ऐसी भी कि अगर किसी का अंग कट गया तो वो उसको मार देते थे, तो पूर्णांक। तो इसने भी एक ऐसा ही नियम बनाया कि अगर कोई पूरा नहीं है तो उसको मार दो, उसको हमने लेना ही नहीं है, घर से निकाल दो उसको। ठीक है, ये इसका ऐसा परिवार है और उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, कि जिसमें ऋणात्मक भी संख्याएं हैं और धनात्मक भी हैं। अब बात उठती है इसकी, ये कौन सा पूर्णांक है, ये 1 नंबर में आ सकता है आपके पेपर में, क्या कि 0 कौन सा पूर्णांक है। ए में दे दिया ऋणात्मक, बी में दे दिया धनात्मक, सी में दे दिया ऋणात्मक और धनात्मक, और डी में दे दिया ऋणात्मक और न ऋणात्मक और न धनात्मक। तो आप किसको बोलोगे, हम बोलेंगे डी को, क्योंकि ये न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक। न तो हम इसकी ऋणात्मक में गिनती कर सकते हैं और न ही हम धनात्मक में। ये अकेला एक ऐसा पूर्णांक है जो न तो धनात्मक माना जाता और न ही हम इसको ऋणात्मक पूर्णांक मानते हैं। ठीक है, क्लियर, ये एक पॉइंट है आपका, 1 नंबर। उसके बाद आता है हम होगी पूर्ण होगी, प्राकृतिक होगी, पूर्णांक होगी। अब उठती है परिमेय संख्या, कि परिमेय संख्या आपने भिन्न समझा होगा। ठीक है, आपने ऐसी संख्या देखी है 3/5, 3/4, 2/7, ये संख्या ये है तो संख्या नहीं, लेकिन हमने आज तक इनको क्या पढ़ा, हमने आज तक इसको पढ़ा क्या, भिन्न। देखो 10 आपने तो पढ़ा है, लेकिन परिमेय संख्या भी पढ़ा, लेकिन हम इसको देखते ही तो क्या बोलते हैं, संख्या नहीं बोलते इसको, हम देखते ही तो इसको भिन्न बोलते हैं। राइट, हम देखते ही इसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, कि ये क्या है, भिन्न। कोई भी कुछ भी बोलेगा तो आप मान लिया पूछने लग जाए आपसे कोई कि ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे सीधे, कि भिन्न है, कि 3/5 क्या है, एक भिन्न है। ये बटा हो गया और ये क्या हो गया, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, और अंश बटे हर को हम भिन्न बोलते हैं। तो लेकिन आपने पता ही आई कहां से, संख्या रेखा पर तो हमें ये दिख रहा है, ये कहां से आई। और इन संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अगर संख्या बोलेंगे तो हम परिमेय संख्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो ये आई कहां से, अब यही मुद्दा उठता ना कि ये आई कहां से। तो हम ये परिमेय संख्या, हमें एक मुद्दा उठा दिया हमने, किसी बच्चे ने उठा दिया कि आई कहां से, संख्या रेखा पर तो 0 1 2 3 4 6 5 6 7 8 और इधर नेगेटिव है। ये बात, एक तो परिमेय संख्या की परिभाषा सुन लो पहले, जो P/Q के रूप में लिखी हो। अब इसको ही पढ़ेंगे हम, परिमेय संख्या की परिभाषा है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी हो, P अंश, Q हर, और ये बटा मैंने भाग के रूप में लिखी हो, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, P और Q। एक तो कंडीशन ये होगी, एक तो कंडीशन बटे के रूप में होगी, एक दोनों
पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मैंने बता दिया कि पूरे अंक को ही पूर्णांक बोलते हैं, वो पॉइंटों में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको अंश को हर से भाग करेंगे तो पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, इसके रूप में लिखनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कह रहा ये तो पॉइंटों में आए, मान लिया अब मैंने 2/7 लिख दिया, इसको भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पॉइंटों में ही आएगा। लेकिन ये पॉइंटों में लिखना, ये हमारा ये नहीं कह रहा, ये हमारा ये क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या बन देंगे जो बटे के रूप में लिखी है, बस जानने के लिए। ठीक है, वैसे तो ये पॉइंटों में ही आएगा, ऐसे पॉइंटों में लिखना जिसका प्रसार क्या है, अशांत हो। परिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी हो, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, बस q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जो q का मान है, जो हर का मान है, हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और दोनों क्या लिखना होना चाहिए, p बटे q के रूप में लिखनी चाहिए और लिखी होनी चाहिए। तो ये क्या हमारी, ये परिमेय संख्या की हमारी कंडीशन है और यही परिभाषा है। उसके बाद हमें किसी बच्चे ने पूछा कि सर ये आई कहां से, तो क्या ऑप्शन है कि संख्या रेखा पर, आपने तो बोल दिया कि सभी तरह की संख्याएं हमारी संख्या रेखा पर ही हैं, तो संख्या रेखा पर तो बटे वाली कोई सी संख्या है ही, तो मैं क्या जवाब दूंगा मैं, क्योंकि हमें ये दिखी नहीं है। अब हम दिखाएंगे इनको कि परिमेय संख्या कैसे दिखती है और किस तरह हमें प्राप्त हुई है। अब हम मान के चलते हैं यहां पे 0 पे कोई आदमी, वही आदमी मान लिया हमने, अपने आप को फील करो कि हम 0 पे हैं। ठीक है, तो अब हमने फील किया कि हम 0 पे हैं, और अब हमने ज्ञात करनी है परिमेय संख्याओं को कि ये परिमेय संख्या ज्ञात कैसे होती है। एक बार अंश और हर को, जैसे हम पढ़ते हैं ना भिन्न, अंश बटे हर, इसको जानते हैं थोड़ा, जो आज तक जानते आए, भिन्न बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसको जानेंगे कि हर क्या है, अंश क्या है। हर वो भाग है, कुल भाग, किसी भी चीज को हम मानेंगे उसका टोटल कुल भाग, जितने उसके भाग बनाए। मान लिया एक पेज है हमारे पास, कागज का पेज है टुकड़ा, तो उसके हमने मान लिया बराबर हमने 4 भाग बनाए। ठीक है, ये एक पेज है, इसके हमने 4 बराबर भाग बनाए, और एक ये जितने 4 भाग टोटल बने इसको बोलेंगे हर। बटा हमारा इसमें भी है और इस ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन हर होता हमारे कुल आकृति का टोटल भाग कितने हैं। कुल आकृति में टोटल भाग कितने हैं, 4 बराबर भाग है। तो उसके बाद अंश हमें कैसे प्राप्त होगा, अगर वो अभी तो कौन सी है, अगर अभी तो है ये 4/4, इसका मतलब कुल भाग 4 है, कुल भाग क्या है, 4 है, और इसको हम काटेंगे तो हमें शीट प्राप्त होगी कि यह कागज का एक ही टुकड़ा है। लेकिन दूसरी तरह से हम माने ये 0/4 है, 0/4, और ये एक परिमेय संख्या को दर्शाता है। ये क्या है, परिमेय संख्या को दर्शाता है, क्योंकि परिमेय संख्या में हमने एक परिभाषा दी थी। परिमेय संख्या में जो तीसरी कंडीशन थी हमारा, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, लेकिन ये पी का मान है, ये क्या है, पी का मान है। और ये जो मैंने 4/4 दर्शाई है ना, ये 4 से 4 काटे, ये मैंने सीट निकालनी है, और ये सीट कब निकलेगी, जब हम इसको चारों को हम क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे। लेकिन अब कौन सी कंडीशन है, अब हर को हम टोटल भाग मानेंगे और अंश को हम छायांकित भाग मानेंगे। जितना हमने यूज किया, हमने यूज कितना किया, हमने यूज किया 1, और 1 हमने, अब ये भिन्न अगर इसको बतानी है तो हमें 1/4 बोलेंगे इसको। अगर हम 2 को रंगेंगे तो इसका 2 यूज कर लिया तो हमने 2/4 हुआ, और 2 को काट के मानेंगे तो इसका मतलब क्या है, अगर 1/2 आ गया किसी भी आकृति का, तो इसका मतलब वो आधा रंग चुका है, आधी यूज हो चुकी है, उसकी आधी की बात हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, इसका आधा रंग दिया।
जब 1/2 आ गया तो इसका मतलब क्या है, उसका आधा भाग रंग दिया है, उसके 2 भाग थे ये वाला। अब इसकी बात आ गई ना कि इसकी भी, अब इसकी बात है कि ये 2 भाग दर्शा रहे हैं और 1 रंग दिया है और 1 रह गया, तो टोटल हमारे 2 थे। उसके बाद अगर मैं ये भी रंग दूं तो अब भिन्न होगी 3/4। अगर मैं ये भी रंग दूं तब हमें प्राप्त होती है 4/4। तब हमें, इसका मतलब तब भी ये है कि एक सीट हमें प्राप्त है कि एक कागज था वो सारा का सारा रंग दिया है। और उसका मतलब क्या है, अगर देखो मैंने 4/4 क्यों लिखा था पहली बार, ये तो अब की तो भिन्न राइट है ये 4/4, लेकिन पहले क्यों लिखा, पहले इसलिए लिखा क्योंकि इसके हमारे भाग 4 थे, बराबर 4 भाग थे। अंश को हर को हमने टोटल भाग माना, हर को हमने टोटल भाग मान लिया, इसके 4 टोटल भाग हैं। जब इसके भाग भाग बनाए हमने तो इसका मतलब क्या है, इस पे हमने काम ही नहीं कर रखा, भाग बनाए जब हम रंगेंगे तभी तो हमने ये पता लगेगा कि ये चौथा भाग है, तभी तो पता लगेगा। लेकिन ये ऐसे कैसे, हमने एक कागज ही है, भाग क्या बनाने थे इसके, जब हमें रंगा जाएगा इसको तभी पता लगेगा। और जब नहीं रंगे तो ये तो इसका मतलब क्या है, ये तो चारों के 4 टोटल 4 थे। मैंने जो पहले वाली 4 से 4 काटा था, सीट निकाली थी, आप सोचोगे कि ये छायांकित भाग तो था ही नहीं इसलिए सर ने ये क्या करती है, तो इसका मतलब ये था कि टोटल हमारे पास 4 भाग थे और चारों क्या है, जब ऐसे हम टोटल 4 भाग थे, चारों के चारों रंग दिए हैं, टोटल 4 भाग थे और चारों के चारों खाली हैं, तो इसलिए मैंने कागज की एक सीट निकाल दी थी काट के इसको, क्योंकि उसकी चर्चा करनी नहीं, जैसे इसकी नहीं चर्चा करनी, ये भी एक जैसे हैं सभी और ये भी एक जैसे हैं सभी, है ना, ये भी एक जैसे हैं, टोटल 4 भाग है, चारों ऐसे कैसे पड़े हैं, और ये भी रंगे हुए हैं, टोटल 4 भाग ऐसे के ऐसे हैं। लेकिन अगर इनमें से अगर एक भी साफ कर दे, जैसे 3 भाग हो, तब हम 3/4 लिखेंगे। ये तो हमारी है इसके ऊपर भिन्न के ऊपर चर्चा। उसके बाद देखो इसकी वीडियो भी मैंने पूरी डिटेल में समझाई है वहां भी, लेकिन अब भी समझाने लग रहा हूं। हालांकि पेपर में इसमें एक कभी कभार आता है अंक, ठीक है, ये नहीं है, लेकिन जरूरत हमें पड़ती है और समझने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं, ज्ञान कितना भी ले लो घटता नहीं है, बढ़ेगा, ठीक है। कोई भी पूछ सकता है परिमेय संख्या। अब आते हैं परिमेय संख्याओं की, ये भिन्न आई तो आई कहां से, संख्या रेखा पर तो 0 1 2 3 4 है। अब हमने क्या किया, जब हमारे पास, मैंने एग्जांपल दिया था, एक सीट है उसके 4 भाग बना दिए, उसके क्या बनाए, 4 भाग बना लिए, तो बोलते क्या है, एक सीट, बोलते क्या है, एक सीट। जब हमने इसके बीच में 4 भाग बना दिए, सीट थी 1 और सीट के भी 4 भाग बना दिए, सीट के भी हमने 4 भाग बना दिए, तो क्या हमें जब 0 से 1 माना, जब ये 1 है तो 0 और 1 की, या 1 की दूरी है, या इतनी 1 की दूरी है, या इतनी 1 की दूरी, क्या इसके हम 4 भाग नहीं बना सकते, क्या हम इसके 4 नहीं भाग बना सकते, बना सकते हैं। 1 2 3 और ये 4, अब इसके कितने भाग हो गए, 4, 1 2 3 4 भाग हो गए। चौथा पॉइंट ये होता है हमारा, चौथा पॉइंट ये है, इसके बराबर 5 भी भाग हो सकते हैं, इसके बराबर अनगिनत भाग हो सकते हैं, 0 के 1 के बीच में अनगिनत कर सकते हैं, ठीक है। जितनी अनगिनत संख्या ये है उतने इसके भाग बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने भाग बनाए इसके। अब मान के चलो, मैंने बोला 0 के ठीक 1 है, 0 के ठीक 1 है। अब ये स्कूल है, ये स्कूल है, ये स्कूल का गेट है, ठीक है, ये गेट है स्कूल का, और कोई लड़का यहाँ पे गेट के बिल्कुल जस्ट गेट पर है, बिल्कुल जो दीवार है जहां गेट बंद होता है वहां पे, और मैं कह दूं कि जो गेट के ठीक दाएं 10वीं क्लास का कमरा, और ये 10वीं क्लास का लड़का है, और गेट के ठीक दाएं 10वीं क्लास का रूम है,
और ठीक गेट के ठीक दाएं इस लड़के का रूम है, तो वो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है कि वो एक भी कदम नहीं चलेगा, सीधा रूम में ही पैर टेकेगा गेट से, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। तो मैं वही तो बात बोल रहा हूं, मैं बोलने को तो 0 के ठीक दाएं 1 है और गेट के ठीक दाएं रूम है, कमरा हमारा। तो जब वो क्या पता 10 कदम चल के तब रूम का गेट आए, तब उसकी बैठने की सीट आए, 10 कदम चलना पड़ जाए, तो उसने भी ठीक बोला कि गेट के ठीक दाएं हमारा रूम है और 10 कदम चलने पड़ गए। तो इसका मतलब टोटल भाग कितने उसके कदमों के, वहां से वहां तक 10। लेकिन अब मैं ये इसका रूम मान लूं और ये उसका गेट मान लूं, 0 उसका गेट है, स्कूल का गेट है, और ये उसका रूम या बैठने की जगह, और वो यहां से चला, वो यहां से चला और यहां पे आ गया। उसने पता एक बात फिक्स हो चुकी है कि वो डेली रोजाना वो 4 कदमों में यहां पे आता अपने रूम में, अपनी सीट पर। अगर सीट मान के चलो तो सीट मान लो, रूम का गेट मान के चलो तो गेट मान लो। वो रूम का गेट मान लिया हमने, और यहां उसका स्कूल का गेट है, और उसने चलना प्रारंभ किया और वो डेली 4 कदमों में कहां जाता है, अपने रूम के गेट पे जाता है। ठीक है, वो चलना प्रारंभ किया, उसने चला, एक ही कदम बढ़ा था और किसी ने आवाज दी, उसके दोस्त ने, चल तू मेरे को ये बता कि तू गेट से, जो स्कूल का गेट है उससे और तेरे रूम के गेट से किस पोजीशन पर तू खड़ा है, तू तेरे कदमों में बता दे कि कदमों में तू क्या बताएगा। तो कैसे बताएगा कि कहां खड़ा तू, मेरे को ये बता दे, बस तेरे जो दूरी है आपके स्कूल के गेट की और तेरे रूम के गेट की, उसमें बता दे तू कि तू कहां खड़ा है। तू कैसे बताएगा? तो वो ये बताएगा कि मैं डेली 4 कदमों में जाता हूं रूम के गेट पे, जो स्कूल का गेट है उसके रूम के गेट तक जाता हो 4 कदमों में, और वो उसने अभी अभी तो एक ही कदम बढ़ा, तो वो क्या कहेगा, 1/4। ऐसे हमें संख्या प्राप्त हुई है, ऐसे। और ये हमारी जो दिखती नहीं है, हमने सिर्फ यही लिखा है ना 1 2 3 4, और इनके अंदर हमारी परिमेय संख्याएं छिपी हुई है। ठीक है, 1/4। वो अगला इस कदम पर आया तो क्या होगा, 2/4। यहां पे आया 3/4। यहां पे आया, उसने सारी दूरी तय कर ली है। दूरी कितनी थी, 1। दूरी कितनी थी, 1 का मतलब स्कूल के गेट से लेकर कमरे तक दूरी 1, लेकिन उसने कदम कितने थे, टोटल कदम क्या है, 4, और पार कितने कर लिए, 4 के 4। तो इसका मतलब दूरी निकालनी है, वो दूरी 1 आ गई कि मैंने वो दूरी कंप्लीट। 1 का मतलब क्या है, वो दूरी मैंने, जो मेरी दूरी थी जहां तक मैंने चलना था वहां तक मैं चल चुका हूं। राइट, ऐसे हमें जो ये आती हैं 2/4, 1/4, 3/4, अगर हम इसको 5 कदमों में दूरी तय करते तो हमारे 5 भाग होते और हम 1 पे चलते तो 1/5 होता। ऐसे ही हम उसके भाग बराबर बनाते हैं। अगर इसके बीच बराबर भाग है तो इसके बीच में बराबर भाग, इसके भी बीच, इसके बीच, हर चीज इधर ऋणात्मक में भी बराबर भाग बांटे जाते हैं। उसके बाद मान लिया यहां भी उसका गेट था और इसके भी बराबर भाग बनाए हमने 4। अगर वो यहां पे आता, अगर उसका गेट यहां पे है स्कूल का, ये तो उसका रूम का गेट हो गया, और 4 कदम और चल के उसका क्या आता है, बैठने की सीट आती है, बैठने की उसकी सीट आती है। यहाँ पे उसकी बैठने की सीट मान लो, और अब यहाँ पे रूम का गेट मान लो, और ये स्कूल का गेट हो गया। अगर वो यहाँ पे आ गया, और अब दूरी कहां से कहां तक बतानी है, अब दूरी कहां से कहां तक, अगर वो गेट से, स्कूल के गेट से और सीट तक की दूरी के बीच में पूछे तो आप क्या बताओगे, टोटल ये गिनती करोगे, टोटल हमारी होगी 8, और यहां पे आने के बाद होगी 5/8।
अगर वो यहाँ पे आया तो 5/8। अब उसने पूछा है कि तू स्कूल के गेट से लेकर तेरी सीट तक की बता, तो फिर मिलेगी 5/8। उसके बाद यहाँ पर 6/8, यहाँ पर 7/8, यहाँ पर 8/8। ठीक है। उसके बाद उसने दो तरह से दूरी तय करी, दो तरह से बांटी ना, एक बार तो कंपेयर करी किससे, स्कूल के गेट से रूम के गेट तक की, एक आ गई। उसके बाद दूसरी तय करी उसने, अगर वो यहां से मानता, अगर वो उसने बोल देता कि तू रूम के गेट से लेकर और सीट तक की बता, तो फिर तेरी वही बनती। अगर यहाँ पे आता तो 1/4 ही होता, यहाँ पे आता 2/4 होता, यहाँ पे आता 3/4 और यहाँ पे 4/4। अगर वो रूम के गेट से लेके सीट बेंच तक बताता तो अपनी वही बनती जो हमारी 0 और 1 के बीच में बनी थी। अगर उसने पूछा 0 और 2 यानी कि स्कूल के गेट से लेकर उसके बैठने तक की दूरी टोटल मानकर पूछता और टोटल भाग बनाता, तब वो क्या करता, तब वो ऐसे बताता 8 को टोटल मानकर, 8 कदम उसके टोटल थे। ऐसे हमारी क्या है, ऐसे हमारी परिमेय संख्याएं इसमें छिपी हुई हैं और परिमेय संख्याओं का निर्माण इस तरह से हुआ। उम्मीद करता हूं आपको परिमेय संख्याओं का पता लग गया होगा। अब हमें अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं को समझने के लिए आप सबसे पहले देखो, एक मान लिया अपरिमेय संख्या की पहले परिभाषा देखो। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो p/q के रूप में न लिखी हो, और ये ज्यादातर जो p/q के रूप में न लिखी हो, हालांकि उसको पूर्णांक होना ना होना p और q का, ये बात हम एक निश्चित बात नहीं है कि ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। जैसे हमारी ये बात जरूरी है कि परिमेय संख्या में दोनों पूर्णांक होने चाहिए। परिमेय संख्या परिमेय न कि अपरिमेय, परिमेय संख्या हमारी ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, ये भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद ये वाले अपरिमेय में इस बात से मतलब नहीं, क्यों का मान इसमें भी 0 नहीं होता। जब वो p/q के रूप में ही नहीं पाएंगे तो क्या उसे हमने मतलब क्या है, ये पॉइंट है। ठीक है। अब हम अपरिमेय संख्या, अब आपने परिमेय संख्याओं को तो बता दिया, इसमें परिमेय संख्याओं को तो बता दिया, अपरिमेय संख्याओं कैसे बताओगे। ये अब अपरिमेय संख्या का एग्जांपल है, मान लिया वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई, ये संख्याएं इसमें कहां से दिखाओगे आप, बताओ कैसे यूज कर लोगे आप वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3, सोचने की बात है। तो अपरिमेय संख्याओं को भी आप, आज तक आपको किसी ने भी अपरिमेय संख्याओं को बताया नहीं होगा। ठीक है। और आप सिर्फ सवाल समझा दिया होगा कि कैसे दिखी ये संख्या रेखा पर, कैसे बन रही है, ये नहीं बताया होगा। देखो यहीं पे समझ लो, इसी संख्या रेखा पर, या इसको साफ करके बताएं। चलो ये आपको पता लग गया होगा। ठीक है, इसमें और कुछ करना नहीं है, इतना साफ करते हैं। पूर्णांक को बता दिया मैंने, जो साफ किया है, पूर्ण को बता दिया है। एक आपने पाइथागोरस का नाम सुना होगा, और ये यूज होता है समकोण त्रिभुज में। इसका फॉर्मूला है कर्ण की शक्ति 2 बराबर आधार की शक्ति 2 प्लस लंब की शक्ति 2। अब आप ये सोचोगे कि इस संख्या रेखा पर दर्शाना है, आधार और लंब कहां से आ गए, थोड़ी देर के लिए ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। पाइथागोरस का ये फॉर्मूला है कर्ण की शक्ति 2 आधार की शक्ति बराबर आधार की शक्ति 2 प्लस लंब की शक्ति 2। अगर क्यों लिया है पाइथागोरस, क्योंकि इससे हमें वर्गमूल प्राप्त हो जाता है, इससे हमें वर्गमूल प्राप्त होता है। कैसे होता है, अगर हम इस कर्ण की शक्ति 2 है इसको हटाते हैं तो इस पर क्या चला जाएगा, क्या चल जाएगा, वर्गमूल। तो अब आ गया आधार की शक्ति 2 प्लस लंब की शक्ति 2 का पूरे का वर्गमूल। इसका मतलब क्या है, कर्ण भी एक दूरी है,
अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएं, ये समकोण त्रिभुज, अगर इसकी दूरी मापते हैं, ये दूरी तो है, कितने दूरी पर कौन सी संख्या है, ये दूरी तो है। अगर इसको बताना पड़ गया, इसको बताना पड़ गया, ये इसका कर्ण होता है, ये इसका लंब होता है, या 90 डिग्री का कोण होता है, और ये इसका आधार होता है, किसका, समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। ठीक है, समकोण त्रिभुज का ये कर्ण होता है, ये आधार, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कर्ण की दूरी ये इसमें है। अब देखो, अगर मैं वर्गमूल 2 को लेके चलूं, वर्गमूल 2 को लेके चलूं, आप ये सोच रहे होंगे इस संख्या रेखा पर कैसे आएगा। अगर मैं वर्गमूल 2 को लेके चलूं, एक बार मैं इसको साफ ही इन पॉइंटों को दोबारा लिखता हूं, बीच में भाग बनाए हुए थे। वर्गमूल 2 मान लिया हमने, क्या, कर्ण, ठीक है, इसका मान वर्गमूल 2 मान के चले। पहले हमें तो पता ही नहीं क्या है। अगर हम ये वर्गमूल 2 है, 2, ये वर्गमूल को छोड़ो, ये 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं ना, 1 + 1, और इसके ऊपर शक्ति का मतलब आपको पता होगा, उम्मीद है मेरे को पता होगा, घात। घात क्या होती है, इसका मतलब ये होता है जिसकी जितनी घात है उसकी उतनी बार गुणा। तो 1 की मैं अगर यहाँ पे 5 घात लिख दूं, क्या संख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा, 1 की कितनी बार गुणा करेंगे आपस में, 1 गुणा में 1 गुणा में 1, आना 1 ही है। तो अगर मैं इसके ऊपर 2 लिख दूं, प्लस में 1 इसके ऊपर भी लिख दूं, क्या इसके इसकी संख्या पर प्रभाव पड़ेगा, इसके इसके नहीं। तो 1 + 1 ही आना, और 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, 1 और 1 2 होता है। अगर मैं इसका आधार 1 मान लूं, लंब 1 मान लूं, आधार 1 मान लिया, लंब 1 मान लिया, जो फार्मूले में शक्ति है वो शक्ति ऐसे कैसे, वर्गमूल फॉर्मूले में ऐसे का ऐसा। 1 की शक्ति 2, इसका मतलब क्या है, 1 की 2 बार गुणा, तो 1 ही आना। अब इसके आधार की लंब की शक्ति 2 का मतलब क्या है, कि लंब की यानी कि सॉरी 1 की शक्ति 2 का मतलब 1 की 2 बार गुणा, ये लंब है तो इसका मतलब 1 ही आना। इसके ऊपर वर्गमूल है, और वर्ग 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो ये क्या आई, कर्ण आया, क्या आया, कर्ण आया। ये कर्ण की दूरी है, क्या है, कर्ण की दूरी है, इस कर्ण की। ठीक है, अब आप ये सोचोगे चलो ये तो कर्ण की दूरी है, इस त्रिभुज से हमने इससे क्या लेना है, लेना है। अगर हम बाई द वे मान के चले ये सेंटीमीटर में मानो, मीटर में मानो, कुछ भी मान के चलो, या अगर मीटर में मानोगे तो इनका एक एक अंतर मीटर का है, अगर सेंटीमीटर में मानोगे तो एक एक का सेंटीमीटर में। हमने आधार लिया 1 मीटर मानोगे या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मान लो, 0 से 1 तक का वो हमारा सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हमने ये दूरी इसकी आधार मान के चली, हमने, मैं देख बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, मैं क्या दर्शा रहा हूं, अपरिमेय संख्याओं को, कि ये वर्गमूल 2 कहां मिलेगी हमको, इस संख्या पर। ठीक है, इसकी दूरी कितनी, 1 सेंटीमीटर मान लिया, ये 1 सेंटीमीटर का आधार है। ठीक है, मान लिया, मैंने बोला ये 90 डिग्री का कोण है, तो इस पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। बढ़िया, जितनी दूरी ये 1 है, लंब भी तो हमारा 1 ही है, जितनी दूरी ये 1 है, लंब भी हमारा 1 है, तो जितनी प्रकार के लोग यहां पे रख के यहां काटेंगे, इतनी ही दूरी, जितनी ये थी इतनी हमने ऊपर काट दी, काट दी। उसके बाद हमने इसको मिलाया, ये जो भी आएगा वो ये आएगा, काटने के तुरंत बाद जो आएगा ये आएगा, और इसकी दूरी कितनी है, वर्गमूल 2। अब आप ये सोचो कि ये तो दूरी ये आई है, ये तो दूरी इसकी आई है, लेकिन हमने संख्या रेखा पर क्या पता कहां आएगा, पता लग चलेगा। अब हम प्रकार के नोक यहां पे रखेंगे, पेंसिल की नोक इतनी खोलकर, और इसको ऐसे प्रकार को इस संख्या रेखा पर
ऐसे घुमा देंगे, जहां ये संख्या रेखा पर घूमेगी ये काटा, यही तो वर्गमूल 2 आएगा। यही तो, ये ज्यादा खोल दिए हैं, ठीक है, यहाँ ज्यादा कटिंग सी हो गई, ये यहां से आएंगे, ये वर्गमूल 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक की थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा आगे से, ठीक है, पॉइंटों में। तो ये यहां से आएगा, तो ये जो आया है ये ही तो इस संख्या रेखा पर पता लग गया ना, वर्गमूल 2, यानी कि अपरिमेय संख्याएं भी है। कहने का मतलब जितनी तरह की उसकी संख्या इस पर मैथ में संख्याएं दी हैं वो सारी संख्या रेखा पर ही होती हैं, ठीक है, क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको अपरिमेय संख्या, ऐसे ही हमें क्या है, हमें इसका भी पता लगता है। अगर हम आधार को 2 मानेंगे और वर्गमूल 2 मान लिया किसको, आधार को, और 1, तो ये भी वर्गमूल 3 भी निकल जाएगा, ऐसे वो यहां से काटेगा, ठीक है, इसके बीच में काटेगा। तो ऐसे ही हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं हमें प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं पता लग गया होगा। और एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, पूर्ण संख्या हमारी 0 से अनंत तक की धनात्मक संख्या हमारी पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक 1 से लेकर धनात्मक अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं सारे को। 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो न धनात्मक और न ऋणात्मक। उसके बाद क्या आता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, आपको बता दिया इन्हीं के बीच में स्थित होती है, ठीक है। ये कर्ज वाली होती है, ऋण वाली, और ये धन, जिसके पास धन होता है, ठीक है। तो ये आपका संख्याओं को गुणों के आधार पर बांटा गया है, ऐसे हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं। दोस्तों एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, देखो गला भी दुखने लग गया है, ठीक है, और आपको बिल्कुल घर बैठे पढ़ाया जा रहा है। आप तो घर हो, है ना, और घर की घर में पढ़ाया जा रहा है, क्या कुछ नहीं लिया जा रहा, सिर्फ आपने वीडियो को देखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, एक बार वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों को बताएं चैनल के बारे में, सिर्फ इतना ही करना है। और लाइक करके हौसला बढ़ाना है, कमेंट में बताना है। और कुछ भी गलती हो दोस्तों, देखो मैं भी इंसान, वैसे तो हम सभी जानवर हैं इस धरती के। सबसे पहले अगर हम आदमी को बंदर रूप में देखते हैं कि बंदर का जन्म हुआ था, तो उससे मान कर चलते हैं जब शुरू में आदमी नहीं था, सिर्फ आदि मानव को बंदर कहते थे ना, तो जानवर ही था, तो हम उसकी सुधारी हुई प्रजाति हैं, ठीक है। अब हम ये डिटेल में होगी, उसके बाद हम बार बार आएगा ये आगे नंबर सिस्टम में भी आएगा, हर चैप्टर में ही आ जाएगा क्रमागत। इसका मतलब क्या है, क्रमागत यानी कि एक ही क्रम में लिखी हुई संख्याओं को हम क्या कहते हैं, क्रमागत। क्रमागत का मतलब आप लिख सकते हो कॉपी में, एक ही क्रम में लिखी या आई हुई संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, क्रमागत बोलते हैं। जैसे मैं डेफिनेशन लिखने के बाद जो मैंने बोला है उसके बाद जैसे मैं लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 10 10 10 10, ये हमारा क्या है, क्रमागत है। उसके बाद आता हमारे संख्याओं का निर्माण। क्या आता है, संख्याओं का निर्माण। संख्याओं का निर्माण कैसे, कि संख्याओं कोई भी अंक दिए हैं, ये बार बार आएगा आपके पेपर में, इसमें संख्या पद्धति में अंक देने पर संख्याओं का निर्माण, बड़ी लिखना छोटी लिखना, ठीक है। ये छोटा सा मैटर है, और वैसे तो बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन हम इसको डिटेल में बताए देते हैं आपको। वीडियो भी डाल सकता हूँ मैं, क्योंकि वीडियो है इस पर संख्याओं के निर्माण पर। अगर अंक दिए हैं, संख्याओं का निर्माण लिख ले, के तो रहने दो, का निर्माण। एक बार और पानी पी लो दोस्तों, गला दुखने लग गया।